सैलरी आती है, 1 तारीख को खुशी होती है, 15 तारीख तक पेंशन और 30 तारीख तक बस एक सवाल, इतनी मेहनत करके भी पैसा जाता कहाँ है? अगर ये आपकी लाइफ है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। अगर आप भी ईएमआई और डेब्ट के चक्कर से परेशान हैं और आपकी जो सेविंग है, वो आपको एक अच्छा खासा ग्रोथ रिटर्न नहीं दे रही है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्टॉक मार्केट को स्टेप बाय स्टेप कैसे यूज़ करके कैपिटल को ग्रो किया जाता है, वही सब डिस्कस करूँगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको स्टॉक मार्केट ऐसे समझाऊंगी जैसे कोई दोस्त समझाता है। कोई लालच नहीं, कोई फेक प्रोफाइल नहीं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको स्टॉक मार्केट की जीरो नॉलेज भी है तो भी ये वीडियो देख करके आप बिल्कुल इंडिपेंडेंटली बिना किसी और की टिप पर काम किए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट सीख सकते हैं और अपनी कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट क्या होता है? जब भी आप यहाँ किसी शेयर को बाय करते हैं तो आपको उस कंपनी में एक छोटी सी ओनरशिप मिल जाती है। जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करती है उसी तरीके से आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो करता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कंपनीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं है या आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप उस कंपनी के फाइनेंशियल बैलेंस शीट को रीड कर सकें, तो आपको उससे भी ज़्यादा सेफ तरीका जो है स्टॉक मार्केट में वो है ईटीएफ, जिनको हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड भी बोलते हैं। जैसे कि निफ्टी 20, बैंक 20, गोल्ड 20। आप इनमें भी इन्वेस्ट करके सिस्टमेटिक तरीके से अपनी कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। जब भी हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो जब सबसे पहला जो दिमाग में बात आती है वो है कि रिस्क। हाँ, ये बात सच है कि स्टॉक मार्केट रिस्की है, पर ये उन लोगों के लिए ज़्यादा रिस्की है जिनको स्टॉक मार्केट की कोई भी नॉलेज नहीं है। आज आपके दोस्त ने बोल दिया कि भाई ओला इलेक्ट्रिक का शेयर खरीद लो, बहुत अच्छा जाएगा। आपने बाय कर लिया, आपको नॉलेज थी नहीं और वहां से वो स्टॉक अगर आपका मूव नहीं किया तो आपका पैसा फंस गया। तो यहाँ पर गलती स्टॉक मार्केट की नहीं है, यहाँ पर गलती है कि आपने बिना नॉलेज के वहां पर एक इन्वेस्टमेंट की। बात करें मिडिल क्लास लोगों की मेंटालिटी की, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है कि एफडी में पैसा रखो, एफडी बहुत सेफ है और एक फिक्स रिटर्न आपको मिलता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि एफडी सेफ है और वो फिक्स रिटर्न आपका 7% का आपको जनरेट करके दे सकती है। पर अगर आप उस एफडी के इंटरेस्ट को इन्फ्लेशन के रेट से कंपेयर करें, तो आप देखोगे कि डे बाय डे जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है वो आपके पैसे को खाती जा रही है। तो एट लास्ट 10 ईयर के बाद भी आप एफडी के इन्वेस्टमेंट को देखोगे तो वहां पर आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो आपके एफडी के इंटरेस्ट को बीट कर देता है। तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप रहता है हमारा वो है एक डीमेट अकाउंट। आपको जब भी किसी स्टॉक मार्केट में काम करना है आपको एक डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, वैसे ही जैसे आपको एफडी कराने के लिए एक बैंक अकाउंट की नीड पड़ती है। बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर हैं जैसे कि एंजल वन है, जीरोदा है, अब स्टॉक्स है। आप किसी भी ब्रोकर पर जाकर के मोबाइल के साथ ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। 10 से 15 मिनट का प्रोसेस रहता है और आप 500 रुपये से भी वहां पर अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। वो हाउस वाइफ जो चोरी छिपे अपने हस्बैंड की पॉकेट को मार के थोड़ा-थोड़ा पैसा सेव करती हैं और सोचती हैं कि इनको मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। पहले के टाइम में जब गोल्ड का रेट डाउन होता था तो लेडीज़ जो हैं उनका कप ऑफ टी गोल्ड रहता था कि थोड़े से पैसे इकट्ठे हुए और गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिए। पर आज जो गोल्ड का रेट है तो वहाँ पर उन्हें भी प्रॉब्लम होती है कि किस तरह से वो अपने इस पैसे को ग्रो कर सकें। इसके लिए हम सबसे पहले इस सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम ईटीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग स्टॉक सिलेक्शन की, अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, अगर आपके पास टाइम भी नहीं है, कंपनी के फंडामेंटल्स को भी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, उसके बिना भी आप किस तरह से स्टॉक्स के अंदर सेफ इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हो। इधर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो निफ्टी 50 ईटीएफ इंडिया की टॉप 50 कंपनीज की वेटेज को मिला के बना है। सबसे सेफ और सबसे स्टेबल आपका ये ईटीएफ है जो एक तरह से इंडिया की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको कि अगर हम किसी स्टॉक में 10 साल का व्यू लेकर के इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 10 साल बाद वो कंपनी सस्टेन करेगी। हो सकता है कि कंपनी के फाइनेंशियल कुछ खराब हो जाए या कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाए, कंपनी को इतना घाटा हो जाए, उसके शेयर प्राइस अप डाउन आ सकते हैं। पर जो निफ्टी 50 है, इसका जीरो होना नथिंग टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि निफ्टी के जीरो होने का मतलब क्या है, आपके कंट्री की इकोनॉमी जो है बिल्कुल ही स्टॉप हो चुकी है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब कोई बहुत ही मेजर वॉर की सिचुएशन हो या इस तरह की सिचुएशन हो कि सब कंट्रीज की हालत ही खराब है। तो आप निफ्टी भी, जिसको हम निप्पन इंडिया निफ्टी 50 ईटीएफ बोलते हैं, यूटीआई निफ्टी 50 ईटीएफ, एचडीएफसी निफ्टी 50 ईटीएफ, इन सब में बस सिर्फ सीएमपी का फर्क है। आप किसी में भी थोड़ी सी स्टडी करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म रिटर्न आपको नॉर्मली 12 टू 13%, मतलब ये वो रिटर्न है जो आप हर सिनेरियो, जैसे कोविड का सीन आया, वहां पर मार्केट इतना गिरा, उसके बाद जब जब मार्केट में डिप आते हैं, इतने सारे डिप के बाद भी ओवरऑल जो मार्केट है आपका वो एक वन वे में ग्रो करता है, तब जाके आपको इतना रिटर्न देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं, अगर कोविड ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है और आप निफ्टी 50 ईटीएफ लेकर के बैठे हैं, तो आपको वहां पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम बाद वो उस डिप से बाहर आ सकता है। तो बिगिनर के लिए या लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर के लिए ये बहुत ही अच्छा आपका ईटीएफ है।
अगर मैं ग्रोथ ईटीएफ की बात करूँ, जिनमें थोड़ा रिस्क रहता है, पर जब ये ग्रो करते हैं तो रिटर्न बहुत अच्छा देते हैं, उसमें आपकी मिड कैप 150 या निफ्टी नेक्स्ट 50 की ईटीएफ है। ये आपकी वो कंपनीज़ हैं जो अभी कुछ टाइम पहले ही मार्केट में एंटर हुई हैं और जिनका अगर फाइनेंशियल अच्छा है या ग्रोथ फैक्टर अच्छा है, तो ये आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा रिटर्न भी दे सकती हैं। फिर आता है आपका इंटरनेशनल ईटीएफ। अगर आपको ग्लोबल एक्सपोज़र चाहिए तो आप मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो यूएस की टेक कंपनीज़ हैं जैसे एप्पल, गूगल, इनके कॉम्बिनेशन से बना है। इनमें मेजर वेटेज इन्हीं की रहती है। डाइवर्सिफिकेशन रहेगा आपके पोर्टफोलियो में, जब आप इसको भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। प्लस जब-जब रुपया अपना डॉलर के मुकाबले डेप्रिशिएट होता है, उस टाइम पर ये ईटीएफ बहुत ही अच्छा रिटर्न देता है। फिर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हुए उसमें सेफ हेज भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि जनरली मार्केट के सेंटीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में दो चीजें इस तरह से काम करती है कि अगर ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो वीक रहते हैं, उस टाइम पे शेयर मार्केट हमेशा गिरता है। और जब शेयर मार्केट गिरता है तो वहां से जो एफआईआईज होते हैं, हमारे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो वहां से अपना पैसा निकाल करके गोल्ड या सिल्वर मेटल की तरफ अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और जब मार्केट के ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो ठीक हो जाते हैं, तब वो वहां से अपना पैसा निकाल करके वापस से निफ्टी या मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 में ट्रांसफर करते हैं। तो ये प्रोसेस चलता रहता है ग्लोबल सिनेरियो के बेस पे। तो अब आपके पास सपोज करो कि निफ्टी 50 का ईटीएफ भी है और सेफ साइड आपने गोल्ड ईटीएफ भी ले लिया। अगर किसी वजह से आपका निफ्टी ईटीएफ गिर भी रहा है, तो उसको जो है कंपनसेट आपका गोल्ड ईटीएफ कर देगा। तो निप्पॉन इंडिया गोल्ड ईटीएफ में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर 2025 के एंड से, दिवाली के बाद से अभी तक की बात करूँ, तो गोल्ड ईटीएफ ने बहुत ही कम टाइम में बहुत ही शानदार रिटर्न दिया है। अपने ऑल टाइम हाई तक गोल्ड का प्राइस गया है। तो अगर इन्फ्लेशन को प्रोटेक्ट करना है और सेफ्टी भी आपको अपने सेक्टर उसमें चाहिए पोर्टफोलियो में, तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। फिर आता है कि पोर्टफोलियो में कुछ हिस्सा आपका सेक्टर बेस्ड भी होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ऐसा नहीं है कि अगर 2000 कंपनी लिस्टेड है तो 2000 के 2000 स्टॉक एक ही साथ मूव दिखाते हैं अपसाइड या डाउन साइड। मार्केट में सेक्टर रोटेशन चलती है। जैसे कि मानसून का जब टाइम आता है, उस टाइम पर आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है बहुत अच्छा मूव करता है। उस टाइम पर हर कंपनी के फाइनेंशियल भी अच्छे रहते हैं। वहीं अगर वॉर की सिचुएशन है तो उस टाइम पर डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा मूव करता है। डिफेंस सेक्टर में वो कंपनियां रहती है जो आर्मी, एयरफोर्स या नेवी के लिए प्रोडक्ट बनाती हैं। तो सेक्टर के बेस पर भी आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है। तो आपको बहुत सारे सेक्टर के ईटीएफ मिल जाएंगे, जैसे निफ्टी आईटी, निफ्टी पीएसयू बैंक, डिफेंस ईटीएफ। उनका रिटर्न भी हाई है और इनमें रिस्क भी हाई है, क्योंकि रोटेशन के ऊपर काम करते हैं। अगर सपोज करो हमारे देश के जो जियोलॉजिकल या जियोपॉलिटिकल कंडीशन एकदम नॉर्मल है, उस टाइम पे डिफेंस ईटीएफ उतना अच्छा रिटर्न नहीं देगा। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखते हुए आपको ईटीएफ में इन्वेस्ट करना है। तो अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला आपको फॉलो करना है। आप अपनी जो भी इनिशियल कैपिटल लेके चल रहे हैं, उसका 60% आपको निफ्टी 50 ईटीएफ में लगाना है, 20% आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 या मिड कैप ईटीएफ में लगाना है, 10% आप नेस्डैक ईटीएफ में लगाइए और 10% आप गोल्ड या सिल्वर में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपका बहुत अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रेडी हो गया है। अब आपको इसमें बाय क्या करना है, सीएमपी पर भी इनको बाय कर सकते हैं, और जब-जब इन किसी भी सेक्टर में या किसी भी ईटीएफ में एक अच्छी खासी डिप आती है, आप लमसम अमाउंट वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो आपको यही रूल फॉलो करते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट करते रहनी है। जब आप 5 साल बाद या 10 साल बाद अपना पोर्टफोलियो देखोगे, तो आप यकीन नहीं मानोगे कि कितना अच्छा रिटर्न आपको वहाँ पर मिलने वाला है। क्योंकि मैंने आपको बताया हर ईटीएफ में आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे ब्रोकर के बेस पर या कंपनीज़ के बेस पर। उनकी एक्सपेंस रेशियो आपको चेक कर लेनी है। जैसे आप निफ्टी 20 पर क्लिक करोगे डीमैट अकाउंट में, तो वहाँ पर आपको उसकी एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाएगी। तो एक्सपेंस रेशियो आपकी 0.05 से 0.2% के बीच में होनी चाहिए। और दूसरा, जब आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिनिमम 5 ईयर का एक्सपोज़र लेकर के चलना है। क्योंकि देखो बहुत लोगों की यही माइंडसेट रहती है कि हमने आज मार्केट में पैसा लगाया और 1 महीने या 2 महीने में वो पैसा हमारा 10 गुना हो जाए। जो कि एक अनरियलिस्टिक बात है कि आप ऐसा कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। अगर ऐसा है तो आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ट्रेडिंग माइंडसेट चला जाता है जहाँ पर आपको क्विक प्रॉफिट चाहिए होता है। गोल्डन रूल हम अपने याद रखेंगे जब भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे कि कभी भी मार्केट के अंदर उधार का पैसा लेकर के इन्वेस्ट नहीं करना है। आपके पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है, और आपको एक इमरजेंसी फंड पहले से ही अपना तैयार करके रखना है। कि मिस्टेक जो नए इन्वेस्टर करते हैं मार्केट में, वो ये है कि टिप पर काम करना। आपको टिप पर काम नहीं करना है। आपका कोई कितना ही खास बंदा हो, या मैं भी अगर आपको ये बोलूं कि आप ये ईटीएफ खरीद लो, आपको बिना खुद की स्टडी किए आपको उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है। तो ये आप अपना रूल बना लो कि कोई आपसे कहता है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करो अच्छा रिटर्न मिलेगा, उससे पहले आपको अपनी स्टडी हमेशा करनी है कि आपकी स्टडी क्या बोलती है। ग्रीन देखकर कभी बाय नहीं करेंगे या रेड देख करके पैनिक सेलिंग नहीं करेंगे, और हर महीने इन्वेस्ट करेंगे छोटे छोटे स्टेप के साथ। यही आपका फ्यूचर में एक कैपिटल जनरेट करके देता है।
अब बात करते हैं स्टॉक की। आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है? तो ये स्ट्रैटेजी उनके लिए है जिनको फाइनेंशियल नहीं रीड करना है और सिर्फ टेक्निकल के बेस पर बहुत ईज़ी वे में स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आप ये स्ट्रैटेजी को बिल्कुल रूल के साथ फॉलो करोगे तो मैं गारंटी लेती हूँ कि ये स्ट्रैटेजी आपको बहुत ही शानदार रिटर्न जनरेट करके देगी। आपको यहाँ पर किसी की भी टिप की नीड नहीं पड़ेगी। तो ये स्ट्रैटेजी हमारी मूविंग एवरेज कन्वर्जन स्ट्रैटेजी, यहाँ पे C3 और C4 वर्ड हमें याद रखना है और यही हमें किसी भी स्टॉक के अंदर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम जो ईएमए यूज़ कर जो मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं वो है एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी है 20, 50, 100 और 200। डेली चार्ट पर हम इसको अप्लाई करेंगे और जब-जब हमें कन्वर्जेंस देखने को मिलेगी किसी स्टॉक में, वहाँ पर हम बाय पोजीशन बना देंगे और उसमें भी हम उसको ट्रेल करेंगे 20 ईएमए के साथ। जब आप इंडिकेटर के सेक्शन में जाओगे, तो आपको यहाँ पर लिखना है ईएमए और जब आप यहाँ ईएमए लिखोगे तो आपको यहाँ पर मूविंग एवरेज एक्स्पोनेंशियल भी मिलेगा, मूविंग एवरेज रिबन भी मिलेगा और यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएँगे। तो हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ईएमए 20, 50, 100 एंड 200। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी, ये देखिए आपकी 20, 50, 100, 200 ईएमए आ गई है चार्ट पर। आपका टाइम फ्रेम आपको हमेशा डेली का रखना है और आपको वो पॉइंट ढूंढने हैं जहां पर चार्ट में क्रॉसओवर बना है ईएमएस का। अब आप जैसे एस्ट्रल के चार्ट में देख सकते हैं इस पॉइंट पर आपका एक क्रॉसओवर बना है जहां पे आपकी तीन मूविंग एवरेज, ये देखिए एक, दो, तीन, तीन मूविंग एवरेज एक पॉइंट पर मीट कर रही है, इसी को बोलते हैं हम C3। जब आपकी चार मूविंग एवरेज एक पॉइंट पर मीट करती है उसको बोलते हैं हम C4। तो ये C3 और C4 पॉइंट आपको मार्केट में ढूंढने हैं। तो जैसे ही आपके स्टॉक का प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, आप यहाँ पर कभी भी चाहे इस कैंडल में एंट्री बना सकते हैं। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से है, तो यहाँ पर मैं कोई स्टॉप लॉस अभी लेकर के नहीं चलूँगी। हम यहाँ पर हो सकता है कई बार मार्केट के अगर सेंटीमेंट ठीक नहीं है, तो प्राइस इसी मूविंग एवरेज के पास कंसोलिडेट करता है। जैसे ही हम इस स्टॉक में एंट्री बनाई, आप देख सकते हैं आज की डेट तक भी इस स्टॉक ने आपको 12% का रिटर्न दे दिया है, इतने कम टाइम में। आप देखिए फ़रवरी 10 के आस-पास आपने यहाँ पर एंट्री बनाई और विदिन फ्यू डेज़ आपको 12% का रिटर्न मिला। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी रॉकेट साइंस का मैंने यूज़ नहीं किया है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ईएमए के क्रॉसओवर पे हमें काम करना है और ईएमए भी हम कौन-सी यूज़ कर रहे हैं 20, 50, 100 और 200। क्यों ये ईएमए यूज़ की जाती है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी रहती है? क्योंकि 20 ईएमए एक तरह से आपका 1 वीक का डाटा हो जाता है, 1 मंथ का डाटा हो जाता है। 1 मंथ में 20 टू 22 आपके ट्रेडिंग डेज़ रहते हैं। इन ईएमए के पीछे क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि जो 20 ईएमए है वो आपको 1 मंथ का डाटा शो करती है, जो 50 ईएमए है वो आपको 1 क्वार्टर का डाटा शो करती है, जो 100 ईएमए है वो हाफ ईयर का डाटा शो करती है और जो 200 ईएमए है वो ईयरली डाटा शो करती है आपको। अब आप ये सोच के चल सकते हैं कि अगर कोई स्टॉक प्राइस इन सभी मूविंग एवरेज के ऊपर अपनी क्लोजिंग दे रहा है, तो वो हर तरीके से हर टाइम फ्रेम पर आपका बुलिश है। तो आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ईएमए को यूज़ करके ही आपको पता चल सकता है कि किस स्टॉक में अब बुलिश मोमेंटम आने वाला है। अगर मैं इसकी बैक टेस्टिंग करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कब हमारे पास मूविंग एवरेज का कन्वर्जेंस बना था। जैसे इस पॉइंट पर, ये देखिए, ये आपका मई 23 के आसपास एस्ट्रल का चार्ट है। आप देख सकते हैं तीनों मूविंग एवरेज किस तरह से आसपास आ गई थी। तो अगर आप इस एरिया में कहीं पर अपनी बाइंग पोजीशन बनाते हैं, तो आप देखिए कितना शानदार रिटर्न इसने आपको बहुत ही कम टाइम में दिया है, 35% का। अब अगर मैं बात करूँ एग्ज़िट की, तो आपको अपनी ट्रेड में एग्ज़िट कब ले लेनी है? देखिए, जब स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी इतने लंबे टाइम के एक्सपोज़र के लिए, तो बिल्कुल ब्लाइंडली ही हमें बायस होकर के उस स्टॉक को होल्ड करके नहीं करना है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि मार्केट में किसी भी कंपनी के कॉम्पिटिटिव का या उसकी ग्रोथ के प्लान का हमें कुछ भी नहीं पता, इनिशियल इंटरनल लेवल पे उस कंपनी में क्या हो रहा है। कौन-सी कंपनी कब आपकी ओला इलेक्ट्रिक बन जाए, आपकी वो आइडिया वोडाफ़ोन आइडिया बन जाए या वो येस बैंक बन जाए, इसके लिए हमेशा अपने स्टॉप लॉस को, चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहाँ भी आप फ़ॉलो करिए और उससे भी अच्छा आप ट्रेड स्टॉप लॉस को फ़ॉलो करिए। तो ट्रेड स्टॉप लॉस क्या होता है? देखो, सबसे पहले हमें एग्ज़िट कब ले लेनी है? अगर आपके स्टॉक का प्राइस 20 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे देता है, आपको वहाँ से अपनी पोज़ीशन एग्ज़िट कर देनी है। अब सपोज़ करो आपने यहाँ पर एग्ज़िट ले ली मेरे कहने पर या इस सिस्टम को फ़ॉलो करने पर, तो भी आप देख सकते हैं कि आपके पास 27% का रिटर्न तो है। पर वहीं अगर आप इसको होल्ड कर लेते हैं, तो ये देखिए एक बार के लिए और ऊपर गया पर वहां से वापस अपनी इनिशियल बाइंग के पास आपका स्टॉक आ गया है।
तो आपको मल्टीपल एंट्री स्टॉक में मिलती रहती हैं, बस आपको एग्ज़िट ले लेनी है अगर वो 20 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे देता है। जैसे हमने यहाँ क्लोजिंग ली, फिर वेट किया, यहाँ कंसोलिडेशन चला देखो, फिर यहाँ पर जब सारी मूविंग एवरेज कन्वर्ज हो गई, तो फिर से आपने इस स्टॉक में एंट्री बना ली और यहाँ से देखिए, तब तक हम इसमें से एग्ज़िट नहीं लेंगे जब तक कि ईएमए के नीचे 20 ईएमए के नीचे क्लोज़ नहीं दे देता। तो एक बार फिर इतने कम टाइम में इस स्टॉक ने आपको 23% का रिटर्न दिया। तो अगर आप इस परसेंटेज के बेस पे काम करोगे और उनको फॉलो करोगे, तो आपको देखो किसी के भी टिप की ज़रूरत नहीं है और आप कहीं पर भी अच्छी स्टॉक के अंदर अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे मेरे पास ट्यूब इन्वेस्टमेंट का चार्ट है, ये देखिए, अगर मैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट के चार्ट की बात करूँ, क्लियरली देख सकते हैं इस पॉइंट पर यहाँ पर ईएमए का कन्वर्जेंस बना। तो हम यहाँ कहीं पर इस स्टॉक में अपनी बाइंग बना देंगे। उसके बाद यहाँ से देखो हम तब तक होल्ड करेंगे जब तक ये 20 ईएमए के नीचे क्लोजिंग ना दे। इसने हमें 18% का रिटर्न जनरेट करके दिया। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है जब हम बोलते हैं कि हमारा तो पोर्टफोलियो रेड है या स्टॉक मार्केट में तो बेनिफिट होता नहीं है, वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है। अगर आप अपनी पोजीशन को यहाँ पर कट नहीं करते हैं, तो क्या होता है कई बार मार्केट देखो मार्केट के सेंटीमेंट जो है वो ग्लोबल क्यूज़ पर भी डिपेंड है और इकोनॉमिक क्यूज़ पर भी डिपेंड होते हैं। देश में जब जैसे हालात होते हैं उसकी वजह से स्टॉक में अप डाउन आता रहता है। साथ के साथ अगर कंपनीज़ के इंटरनल में कुछ प्रॉब्लम रहती है तब भी वहाँ पे स्टॉक में अप डाउन मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। तो हमें नहीं पता कि कंपनी के फाइनेंशियल में कुछ इश्यू आया, यहाँ पर उसके अर्निंग रिजल्ट वीक आए, क्या हुआ? यहाँ पर अगर आपने अपनी पोज़ीशन एक्सिट नहीं की, तो आपका जो सारा गेन था, वो यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर हम कॉन्फिडेंस खो देते हैं कि जब अच्छा खासा रिटर्न देख कर के भी हमने रूल बेस्ड एक्सिट नहीं लिया और स्टॉक को होल्ड किया और वहाँ से वो नीचे आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट तो किसी काम का नहीं है, यहाँ पर कोई भी रिटर्न जनरेट नहीं होता है। अब आप देख सकते हो कि आप इसी एरिया में फिर आपको एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी मिली। यहाँ पर अगर आप बाय करें इस लेवल पर और एग्ज़िट करें यहाँ पर, तो भी आपको 23% का रिज़ल्ट यहाँ पर मिला है। पर अगर आप इस स्टॉक को सपोज़ करो होल्ड ही कर लेते हैं लंबे टाइम तक, तो देखो, क्या होता है जब हम टाइमली एग्ज़िट किसी भी स्टॉक में नहीं लेते हैं, चाहे हम इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना करें। तो देखिए, यहाँ पर हमने एंट्री बनाई, यहाँ पर एक एग्ज़िट अपॉर्च्युनिटी हमें मिली। इसी वज़ह से हमने उसको फिर होल्ड कर लिया क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट है तो ये रहता है कि एक लॉन्ग टर्म व्यू हम लेकर के चलेंगे, पर किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो किस तरह से काम करेगी। यहाँ पर भी इसने 58% के आस-पास रिटर्न दिया, पर उसके बाद देखो कंपनी में क्या इंटरनल न्यूज़ आई है, यहाँ पर अर्निंग आई थी, अर्निंग इसकी बहुत खराब आई थी उस टाइम पर आप देख सकते हैं और उसकी वज़ह से इस स्टॉक में कितना बड़ा डाउन मूव आपको देखने को मिला। ये आपकी इनिशियल बाइंग से भी नीचे आया और फिर बहुत लंबे टाइम तक इसी लेवल पे सस्टेन करके आज भी ये आपकी बाइंग से नीचे है। तो अब इसमें गलती किसकी है? मार्केट की? नहीं। कोई भी कंपनी उसके जो फाइनेंशियल है, उस कंपनी को भी नहीं पता कि वो हमेशा अच्छे आएँगे या बुरे आएँगे। पर एज़ ए स्मार्ट इन्वेस्टर आपको ये पता होना चाहिए कि हमें एग्ज़िट कब ले लेनी है। अब आपको ये सोचना है कि अगर 20 डेज़ की मूविंग एवरेज मैंने आपको बताया कि 20 डेज़ की मूविंग एवरेज आपका 1 मंथ का डेटा शो करती है। अगर वो 1 मंथ पे भी उस मूविंग एवरेज पे सस्टेन नहीं कर रही है, तो हो सकता है उसके इंटरनल जो पैरामीटर हैं, वहाँ पर कुछ वीकनेस आपको देखने को मिले। तो आपको चुपचाप वहाँ से अपनी एग्ज़िट ले लेनी है और इस रिटर्न को आपको ज़ीरो करना नहीं है। इस तरह से स्मार्ट इन्वेस्टर बन करके आप अपनी कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। अब जैसे बात करें सम्मान कैपिटल की, तो सम्मान कैपिटल में रिसेंट में सितंबर के आसपास यहाँ पर आपका कन्वर्जेंस बना था, मूविंग एवरेज का। अगर आपने सम्मान कैपिटल में यहाँ पर एंट्री बनाई होती, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको कितना शानदार रिटर्न मिला है 50% का विद इन फ्यू मंथ। पर मैंने आपको बताया आपको एग्ज़िट कब ले लेनी है, जब आपकी मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे देता है। देखो यहाँ इसने मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दी, अगर आप यहाँ भी एग्ज़िट लेते हैं, तो भी आप अपने हाथ में 38% का रिटर्न तो लेकर के जा रहे हैं। पर यहीं आप इस ट्रेड को होल्ड करते हैं तो आज देखिए सम्मान कैपिटल उसी बाइंग लेवल के आसपास है जहां पर ये पहले आया था। तो आपको ऐसे बायस होकर के इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है कि 10 साल हम इस स्टॉक को देखेंगे, नहीं, नहीं। आपको नहीं पता चलेगा कि कब किस कंपनी के फाइनेंशियल इतने खराब हो गए और वो कंपनी ग्रो भी नहीं करी। जैसे ओला इलेक्ट्रिक के चार्ट की बात करूँ मैं आपको, बहुत सारे इन्वेस्टर आपके यहाँ पर फँसे थे। तो ये देखिए क्योंकि ये आईपीओ स्टॉक है, बहुत ज़्यादा टाइम इसको लॉन्च हुए हुआ नहीं, 2024 में आया था ये। तो जब ये लॉन्च हुआ था उसके बाद एक कुछ दिन तक इसने बहुत ही शानदार आपको रिटर्न दिया। तो देखिए जब आईपीओ स्टॉक में आप एंट्री बना लेते हैं या आप उसको होल्ड करते हैं, या तो आप अपना ऐसा रूल बना लीजिए कि जब वो वापस से अपनी इनिशियल बाइंग प्राइस के आस-पास आ करके होल्ड नहीं हो रहा है, वहाँ से नीचे जा रहे हैं, तो आप उस आईपीओ स्टॉक को कम लॉस में या ज़ीरो प्रॉफिट में भी निकाल के एग्ज़िट हो जाएँगे। अगर आपने यहाँ खरीदा, आपको मौका मिला था इसी लेवल पर निकालने का। अब यहाँ पर देखो कि अगर मैं 20 ईएमए की बात करूँ तो यहाँ पर आपका 20 ईएमए के नीचे इसने क्लोज़ दिया।
अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग लेते तो यहाँ भी आप ओला से 55% का प्रॉफिट लेकर के निकल सकते थे। पर अगर आपने इसको होल्ड किया तो ये देखिए ओला इलेक्ट्रिक कितना ज़्यादा डाउन है। क्या आपको लगता है अभी इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि यहाँ से अप मूव दे सके? फिलहाल तो नहीं, करंट सिनेरियो में तो मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि कंपनी के कुछ फाइनेंशियल सुधरेंगे या इतनी जल्दी ये अप मूव आपको देगा। तो अगर किसी ने इसको अभी भी होल्ड किया हुआ है बिना नॉलेज के, तो आप वो तो बहुत रो रहा होगा कितना ज़्यादा उसका पोर्टफोलियो रेड हो गया है। तो इनिशियल बाइंग से आज ये स्टॉक आपका 60% डाउन है। तो सोचिए आपने जो यहाँ पर इन्वेस्ट किया, आपको ये नहीं पता चला कि उसमें एग्ज़िट कब ले लेनी चाहिए, तो आप अच्छा खासा अपने पोर्टफोलियो को रेड कर लेते हैं। तो मार्केट में इसलिए बोला जाता है कि स्टॉक मार्केट में गलती ये नहीं होती कि आप स्टॉक में बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम बिना किसी नॉलेज के यहाँ पर अपनी ट्रेड प्लान कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आई होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू एवरीवन।